G7 के ग्रुप की हाल ही में मीटिंग हो रही है इटली में, इटली के एक इम्पॉर्टेंट टाउन अपुलिया में। और इस मीटिंग में भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इस मीटिंग को समझने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर भारत का क्या एजेंडा है ग्लोबल लेवल पर, उसको जानने की कोशिश आज के इस वीडियो में हम करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो मीटिंग है इसका एक इंटरनेशनल बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड ये है कि ये मीटिंग हो रही है उस समय इटली में जब अमेरिका के फ्लोरिडा के पास रशिया के सबमरीन्स और रशिया के वॉरशिप्स घूम रहे हैं। ये मीटिंग हो रही है अमेरिका और रशिया के एक बहुत बड़े कन्फ्रंटेशन टाइप के सिनेरियो में। और इस सिनेरियो में ये जो मीटिंग की जा रही है, यहाँ पर अमेरिका एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि G7 जो कि एक ग्रुपिंग है विश्व के सबसे अमीर देशों का, जिसमें अमेरिका अपने आप को सबसे प्रथम पोजीशन पे मानता है, वो ये नैरेटिव चलाना चाहता है कि ये मीटिंग होनी चाहिए वेस्ट वर्सेस द रेस्ट। अमेरिका का मानना ये है कि जितने भी देश हैं जो G7 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, G7 के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अमेरिका के एजेंडा पर चलें। अमेरिका का एजेंडा ये है कि इस समय उसके लिए विश्व तौर पर दो सबसे बड़े हेडेक हैं, जिसमें से सबसे बड़ा सिरदर्द उसके लिए एक है रूस और दूसरा सबसे बड़ा सिरदर्द है चाइना। तो आज की डेट में जब वो चाइना की साइंटिफिक सुपीरियोरिटी से डरा हुआ है, उसी नज़रिए से वो रशिया के गेम्स जो यूक्रेन से लेके विश्व तौर पर हो रहे हैं, मिडल ईस्ट से लेकर ईस्ट एशिया तक, उससे भी डरा हुआ है। अमेरिका को सिर्फ ये लग रहा है कि G7 का जो समिट है वो वेस्ट वर्सेस रेस्ट की तरीके से देखा जाए कि कौन से ऐसे देश हैं वहाँ पर जो अमेरिका के लाइन को सपोर्ट करेंगे, अमेरिका के इस एजेंडा को कि वो रशिया और चाइना को आइसोलेट किया जाए, उनको कितने सैंक्शंस, किस प्रकार से सैंक्शंस और कैसे उनको सैंक्शंस लगाकर पूरे विश्व तौर से कट किया जाए। ये चीज़ के माइंडसेट से अमेरिका वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्योंकि ये मीटिंग हो रही है इटली में और इटली के महत्वपूर्ण शहर अपुलिया में, अपुलिया का खुद का एक बहुत ही बड़ा इतिहास है। इतिहास अगर आप देखें तो आप जानेंगे कि अपुलिया का जो शहर है, यहाँ पर हमेशा से ईस्ट और वेस्ट का एक कॉन्फ्लुएंस रहा है। अपुलिया एक ऐसा शहर है इटली के सदर्न पार्ट में जो हमेशा से एक ऐतिहासिक तौर पे महत्व रखता आया है, किसी भी एजेंडा चलाने का नहीं, बल्कि वो एक ब्रिज ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को जोड़ने का काम करता आया है। और इस जगह पर मीटिंग को रखना इटली की तरफ से एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सिंबल है। इस जगह पर मीटिंग रखने से इटली एक बहुत बड़ा मैसेज अमेरिका को दिया है उसने, और जो मैसेज उसने दिया है वो ये है कि ये शहर जहाँ पर मीटिंग हो रही है, ये शहर में पूरे विश्व तौर से विश्व को एक पीसफुल नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। तो आपका वेस्ट वर्सेस रेस्ट वाला नैरेटिव पहले तो नहीं चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ये चीज़ समझनी है कि इटली ने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज अमेरिका को दिया कि जिस माइंडसेट से और जिस नज़रिए से अमेरिका यहाँ पर बैठ के ये मीटिंग करने आया था, वो मीटिंग का एजेंडा ऑटोमेटिकली उस जगह पर होने के कारण से, उस जगह के इतिहास के होने के कारण से वो न्यूट्रलाइज हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब क्योंकि इटली ये मीटिंग को खुद होस्ट कर रहा है और इस मीटिंग को होस्ट करने के लिए अमेरिका वहाँ पर खुद भी एक प्रिंसिपल एक्टर है, तो इस मीटिंग में एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इटली ने अमेरिका के इस पर्टिकुलर नैरेटिव को, जो मैंने आपको अभी बताया वेस्ट वर्सेस रेस्ट, उसको ना चलाने देने के लिए इटली ने इस मीटिंग में 15 गेस्ट कंट्रीज़ को भी इनवाइट भेजा है। ये जो 15 गेस्ट कंट्रीज़ हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये महत्वपूर्ण इस कारण से हैं क्योंकि इन 15 गेस्ट कंट्रीज़ में से इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि G20 के ग्रुप की मेंबर है, और G20 के संगठन से लगभग 6 मेंबरों को इन्वाइट देना, जिसमें से इंडिया, भारत एक मेंबर होना, और दूसरा उन 15 गेस्ट कंट्रीज़ में सबसे महत्वपूर्ण तरीके से 5 अफ्रीकन देशों को इनवाइट देना। इटली ने ये एक सेकंड लेवल पर बड़ी महत्वपूर्ण मैसेजिंग की है। तो 5 अफ्रीकन देशों को बुला के उस मीटिंग में बिठाना और भारत को बुलाना, इसके साथ साथ G20 के जो कई अन्य देश हैं, जिसमें से 2 बड़े महत्वपूर्ण सऊदी अरेबिया और टर्की, इन दोनों को वहाँ पर बिठाना एक और सिग्नल है। अब एक एक करके इन सिग्नल्स को समझते हैं। सबसे पहली बात कि जब इटली ने इस
मीटिंग के अंदर अपुलिया के शहर में सऊदी अरेबिया को बुलाया, तो सऊदी अरेबिया को बुलाने से इटली ने एक मैसेज अमेरिका को कन्वे ये करने की कोशिश करी कि आप जो अंधे होकर इजराइल का साथ दे रहे हैं और इजराइल जो बमबारी कर रहा है अनअकाउंटेबल तरीके से, बिना किसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के और बिना किसी स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल पैराडाइम और डॉक्ट्रिन के थ्रू, तो वो टाइप का एजेंडा जस्ट बिकॉज कि उस इजराइल की इस पर्टिकुलर बमबारी से आपकी डिफेंस इंडस्ट्री चल रही है और आपकी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, हम इस चीज़ से खुश नहीं हैं। सऊदी अरेबिया को उस मीटिंग में बुलाने का सबसे बड़ा संदेश अमेरिका को ये गया है कि सऊदी अरेबिया आज की डेट में इजराइल और हमास के बीच का एक प्रिंसिपल एक्टर है। ये प्रिंसिपल एक्टर आज की डेट में इजराइल और हमास के बीच में यदि कोई सहमति बन सकती है तो उसमें आप सऊदी अरेबिया को डिस्काउंट नहीं कर सकते। और अमेरिका को ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है कि पूरा का पूरा मिडल ईस्ट की जो स्टेबिलिटी है वो सिर्फ आप और इजराइल मिलकर नहीं, बल्कि मिडल ईस्ट के खुद के रीजनल प्लेयर जैसे कि सऊदी अरेबिया भी बैठकर डिसाइड करेंगे। तो अमेरिका के मुंह पे ये दूसरा चमाटा है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, इस पूरी मीटिंग में टर्की को बुलाना, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल इटली की तरफ से गया है। टर्की को बुलाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि टर्की मिडल ईस्ट के अंदर मात्र एक इकलौती कंट्री है जो नाटो का मेंबर है। नाटो वैसे तो अमेरिका का संगठन है, लेकिन अमेरिका के इसी संगठन नाटो का यदि टर्की एक पार्ट मिडल ईस्ट का है तो उसको वहाँ पर मीटिंग में बुलाकर टर्की को वहाँ पर बिठाकर इटली ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है कि देखिए, आने वाले समय में यदि मिडल ईस्ट के गैस की सप्लाई अगर मिडल ईस्ट से यूरोप की ओर आएगी तो उस मिडल ईस्ट के गैस पाइपलाइंस की सिक्योरिटी यूरोप तक प्रोवाइड करने के लिए टर्की सबसे महत्वपूर्ण देश होगा। तो टर्की जो एक ऐसे पिविटल पोजीशन पे है, आप उसकी पोजीशन को निगलेक्ट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर हम बात करें कि भारत वहाँ पर क्यों गया और भारत वहाँ पर क्या करना चाह रहा है, भारत को इटली ने इनवाइट इस कारण से किया कि भारत आज की डेट में ग्लोबल साउथ का एक बहुत बड़ा चैंपियन बन चुका है। जब से ये मीटिंग पिछले 2 से 3 दिनों से चल रही है, आप देख रहे होंगे कि मीडिया, न्यूज़, अखबारों में इन चर्चाओं पर जितनी भी जगह पर ये डिस्कशन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हो रहा है, वहाँ पर ग्लोबल साउथ और इंडिया एज अ चैंपियन ऑफ ग्लोबल साउथ के बारे में चर्चा की जा रही है। तो 2 शब्द से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया ग्लोबल साउथ का चैंपियन क्या है, क्या एजेंडा लेकर वहाँ पर गया है। सबसे पहली बात, इंडिया को एज अ गेस्ट कंट्री उस G7 के ग्रुपिंग में बुलाकर इटली ने जो मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है वो ये है कि G7 ग्रुपिंग अब हो चुकी है पुरानी इसलिए क्योंकि ये बनी थी एक टाइम पर, आज से लगभग 50 साल पहले, जब विश्व में चुनिंदा देश होते थे जो सिर्फ अमीर होते थे और बाकी सारे देश गरीब होते थे। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत एक आज की डेट में ऐसी शक्ति है जो अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है और भारत एक शक्ति को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते उसके इकोनॉमिक साइज को देखते हुए। तो सबसे पहली चीज़ कि भारत वहाँ पर बैठा है एक मजबूत आर्थिक स्थिति के तहत, विश्व में एक बहुत मजबूत आर्थिक शक्ति के तहत, कि जिसको निगलेक्ट नंबर 1 नहीं किया जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत को वहाँ पर बुलाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत आज की डेट में G7 के बीच में और रूस और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज है। आज की डेट में यदि भारत, मान लीजिए चीन के साथ संबंध उसके ठीक नहीं है कुछ कारणों की वजह से, लेकिन उसकी बात भी अगर आप देखें तो भारत के और रूस के बीच में जो संबंध हैं वो बहुत गहरे हैं। और इनफैक्ट जब से यूक्रेन का युद्ध छिड़ा है पिछले 2 सालों से, तब से तो भारत और रूस के रिश्ते और गहरे हुए हैं। एक अलग वीडियो बनाकर कि रूस का इंटरेस्ट यूक्रेन में क्या है और किस प्रकार से यूक्रेन का खेल है, वो मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा, आपको उस वीडियो देखने के बाद यूक्रेन की युद्ध का नज़रिया पूरा बदल जाएगा। भारत आज की डेट में रूस के साथ क्योंकि रिश्ते और संबंध अच्छे रखता है, ये बात पूरा G7 जानता है। G7 यदि आज की डेट में रूस के साथ किसी कारणों की वजह से और खास करके यूक्रेन के कारण की वजह से यदि रिश्ते अच्छे नहीं रख रहा है, तो उसको मालूम है कि संबंध सुधारने में भारत एक बहुत बड़ा ब्रिज होगा। अब तीसरी बात,
भारत वहाँ पर बैठा है ग्लोबल साउथ के आइडिया को चैंपियन करने के लिए। लेकिन ये ग्लोबल साउथ का आइडिया क्या है? देखिए, आज से कई साल पहले की बात है, इनफैक्ट कई दशक पहले की बात है कि ये जो विश्व तौर पर अमीर देश हुआ करते थे, खास करके जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जिनको वेस्ट कहा जाता है आज की डेट में, इन देशों ने अपने इकोनॉमिस्ट्स को बिठाकर एक नरेटिव क्रिएट किया था आज से लगभग 70 से 80 साल पहले। ये नरेटिव ये था कि बेसिकली जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है उसमें हमें उस वर्ल्ड को 3 भागों में देखना है। सबसे पहला भाग होगा वेस्टर्न भाग। वेस्टर्न भाग में यानी कि वो देश जो कि कैपिटलिस्ट देश हैं, उन्होंने अपने आप को एक फर्स्ट वर्ल्ड का दर्जा दिया। फिर उन्होंने कहा कि कुछ दूसरे देश हैं जो कि कम्युनिस्ट देश हैं, उन कम्युनिस्ट देशों को सबको क्लब करके एक बेसिकली टैग बनाया गया सेकंड वर्ल्ड। और इसके बाद जो बाकी बचे कुचे देश थे, जिसमें भारत भी एक था, उन सारे देशों को क्लब करके एक टर्म बनाया गया जिसको कहा गया थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड का ये फीचर बताया गया कि ये सारे देश गरीब देश हैं, और ये जितने भी गरीब देश हैं ये भूखे नंगे देश हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इनकी आर्थिक समस्याएं बहुत हैं, ये कभी भी जीवन में प्रगति और विकास नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ये ग्लोबल साउथ के यानी कि जो थर्ड वर्ल्ड देश थे, ये सारे देश आयरॉनिकली वो देश थे जिन्होंने एक पॉइंट पर आज से लगभग 200-225 साल पहले पूरे विश्व पर राज किया था। भारत भी उसी में से एक ऐसा देश था। लेकिन ये जो कॉलोनियलिज्म हुआ, इस कॉलोनियलिज्म की बर्बादी के कारण जो यूरोपियन देशों ने आकर पूरे एशिया के देशों को लूटा, उस लूट से वो आज की डेट में अपना पैसा बनाकर चला रहे हैं अपने आप को। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए इन्होंने ये नरेटिव जड़ा। वैसे तो जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में एक हमारे थ्योरिस्ट हैं जिनका नाम है एंटोनियो ग्राम्स्की। और एंटोनियो ग्राम्स्की नाम के जो ये थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था जिसका नाम है हेगेमनी। तो बोला जाता है कि ये जो पूरा डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड था, ये हेगेमनी जो थी, ये वहाँ से शुरुआत हुई कि ये जो वेस्टर्न देश थे, अपनी हेगेमनी को मेंटेन करने के लिए इन्होंने इस प्रकार के नरेटिव्स को आर्थिक तौर पर जड़ा। अब आप ये चीज़ देखिए कि पूरे विश्व को सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड में डिवाइड किया गया। इसके बाद जब इन्होंने देखा कि कम्युनिस्ट देश जो हैं इस चीज़ को लेके ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने एक नया शब्द निकाला आज से लगभग 40-45 साल पहले, और वो शब्द का मतलब रखा गया ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल नॉर्थ उस समय आज से 40-45 साल पहले फिर वही देश थे जो बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड देश थे, और साथ में सेकंड वर्ल्ड देश थे। उन सारों को क्लब करके इन्होंने एक नया टर्मिनोलॉजी रखी जिसका नाम रखा गया ग्लोबल नॉर्थ। और फिर जो बाकी जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, जिन्होंने खुद भी ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि आप हमें इस तरीके से पिछड़े का टैग कैसे दे सकते हैं, तो उसके बाद इन्होंने बोला कि आप सब ग्लोबल साउथ हैं। और फिर 40-45 साल पहले एक नया गेम स्टार्ट हुआ। इन्होंने ये बोलना शुरू किया कि ये जो ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये ग्लोबल साउथ के जितने भूखे नंगे देश हैं उनको बेसिकली विकास करने में, ग्रो करने में मदद करेंगी। तो उससे क्या होगा कि हम आपको आके बताएंगे, अमेरिका जैसा देश या ब्रिटेन जैसा देश भारत को आके बताएगा कि तुम्हें विकास कैसे करना चाहिए। भाई, आपके यहाँ की जो समस्याएं हैं वो हमारे यहाँ की समस्याएं नहीं हैं। हमारे यहाँ पर मान लीजिए आज से 30 साल पहले आदमी रेल पटरी पे खुले में शौच करने जाता था, लेकिन आपके यहाँ पर ऐसी समस्या नहीं थी। आपके यहाँ पर बढ़िया तेज ट्रेनें चलती थी, अगर आदमी कभी ऐसे पटरी पे गया तो वो मर जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा समस्या नहीं थी, हमारे यहाँ पर इमरजेंसी सिस्टम लगे हुए थे लोगों में। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये जो नरेटिव पहले रचा गया कि एक होगा ग्लोबल नॉर्थ, फिर एक होगा ग्लोबल साउथ, और ग्लोबल नॉर्थ बताएगा ग्लोबल साउथ को कि विकास कैसे किया जाए, ये पूरा का पूरा नरेटिव फिर से जो है फेल होने लगा। इसके बाद जब शीत युद्ध खत्म होता है 1990 के आसपास, उस समय जितनी भी ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ बोलती हैं कि हमें ग्लोबल नॉर्थ से किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं, हमारी समस्याओं का हल हम खुद निकालेंगे। और यानी आप मानिए कि यदि भारत के अंदर अगर हम ग्रामीण इलाकों में बिजली देकर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अगर पूरा कर पा रहे हैं, तो हम इस पर्टिकुलर आइडिया को, इस गवर्नेंस के प्रिंसिपल को अफ्रीका के देशों के साथ शेयर करेंगे। तो ग्लोबल साउथ के बीच में कोलैबोरेशन शुरू हुआ। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, या फिर ग्लोबल नॉर्थ या ग्लोबल साउथ,
इन सारों को अभी तक केवल और केवल विकास और डेवलपमेंट के नज़रिए से देखा गया, लेकिन पिछले लगभग 7 से 10 सालों से ये जो शब्द ग्लोबल साउथ है, भारत इसमें आगे बढ़कर इस शब्द को अब एक नया मीनिंग देने की कोशिश कर रहा है। और वो मीनिंग कुछ ऐसा है कि भारत अब ये पिछले 7 से 10 सालों से बोल रहा है कि भाई ग्लोबल साउथ का मतलब ये नहीं है कि वो देश जो विकास में पिछड़े हैं। वो कह रहा है कि ग्लोबल साउथ का मतलब ये है कि हम कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो नंबर 1 अपने पैरों पे खड़े होकर अपना विकास खुद कर सकते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम वो प्रकार के देश हैं जो जियोपॉलिटिकली इतने महत्वपूर्ण हैं कि यदि आप हम लोगों से हमारे ओपिनियन नहीं लेंगे तो विश्व की समस्याओं का हल नहीं हो पाएगा। तो अब आप चीज़ को समझिए कि पिछले 7 से 10 सालों में भारत ने ग्लोबल साउथ को एक नया मीनिंग देने की कोशिश करी है, और यही मीनिंग को देकर भारत आज की डेट में कहता है कि आई एम टुडे द चैंपियन ऑफ ग्लोबल साउथ, कि हम एक नए ग्लोबल साउथ के नज़रिए को पोर्ट्रे कर रहे हैं। इसको पिछले साल हमने जब G20 की मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था, तो भारत में वो G20 की मीटिंग के ऑर्गेनाइजेशन के दौरान इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने पूरे विश्व के सामने एलेबोरेट करके रखा था। आज की डेट में यदि अपुलिया के शहर इटली में भारत बैठा है और भारत वहाँ पर G7 की इस मीटिंग में जाकर बोल रहा है कि मैं ग्लोबल साउथ के एजेंडा को लेके आया हूँ, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि ग्लोबल साउथ का एजेंडा वहाँ पर ये नहीं है कि हम कोई बड़े अमीर देशों से आगे उनके आगे पैर गिराकर और एकदम ज़मीन पर लेट के खैरात मांगने लग जाएं कि भैया हमारे ऊपर चढ़ावा चढ़ाओ, हमारे ऊपर चढ़ावा चढ़ाओ। हम वहाँ पर आज की डेट में उन देशों के सामने जाकर उनको ये कह रहे हैं कि देखिए, विश्व की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका हल तभी निकलेगा जब आप हम जैसे लोगों को साथ बिठाकर हमारे ओपिनियन भी लेंगे। विश्व की समस्याओं का हल तब निकलेगा जब आप एक ब्रॉड कंसेंसस बेस्ड अप्रोच रखेंगे, जो ग्लोबल साउथ का दूसरा प्रिंसिपल है। विश्व प्रॉब्लम्स का जितनी भी ग्लोबल लेवल पे समस्याएं हैं उनका हल तब निकलेगा जब अमेरिका और बाकी ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं इस नरेटिव और माइंडसेट से बाहर आ जाएं कि इशू इज़ नॉट सिर्फ वेस्ट वर्सेस रेस्ट। इशू आज की डेट में है कि पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से पीस और हार्मनी मेंटेन की जा सकती है। और जब ये हम पीस और हार्मनी के ग्लोबल लेवल की चर्चा करते हैं, इस आइडिया को चैंपियन भारत आज की डेट में ग्लोबल साउथ के नज़रिए से कर रहा है। तो आपको अब ये चीज़ समझनी है कि भारत ने ग्लोबल साउथ में इस आइडिया को एक जियोपॉलिटिकल मीनिंग देते हुए इस आइडिया को एक नया रणनीति के तहत विश्व तौर पर पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, जब भारत बोलता है कि मैं इस आइडिया को चैंपियन कर रहा हूं, तो भारत ये नहीं बोलता है कि मैं इस आइडिया ग्लोबल साउथ का लीडर हूं। भारत बोलता है कि हमारे साथ जितने लाइक माइंडेड दोस्त हैं, जितने हमारे साथ सहमति रखने वाले दूसरे देश हैं, अगर वो इस पॉइंट पर हमारे साथ सहमत हैं कि नंबर 1 कि विश्व की समस्याओं का हल सारे देशों को एक साथ बिठा के निकलेगा, दूसरा सबसे बड़ा कि विश्व में कोई भी समस्या का हल सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से नहीं आना चाहिए बल्कि पूरे समाज की तरफ से आना चाहिए, और तीसरा कि हम जैसी शक्तियों का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को रियलाइज करके विश्व प्रगति की ओर बढ़ सकता है, जिसमें पूरे विश्व की प्रगति होगी और इस विश्व की प्रगति से पूरी इंसानियत की प्रगति होगी। यदि इन 3 पॉइंट्स पे कोई भी देश अगर हमारे साथ सहमत है तो हम उसको साथ लेकर इस ग्लोबल साउथ के आइडिया को चैंपियन कर रहे हैं। और ये माइंडसेट को लेकर भारत इस समय इटली में गया है। तो आप अब समझ सकते हैं कि जब भारत बोलता है कि ग्लोबल साउथ का मैं चैंपियन हूं और उस आइडिया को चैंपियन करने के लिए मैं इटली गया हूं, तो भारत का क्या नज़रिया है वहाँ पर इस वीडियो के बाद आई होप अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप G7 में भारत का क्या एजेंडा था, क्या रोल था और किस बैकग्राउंड में G7 हो रहा है, और G7 के थ्रू इटली की तरफ से क्या क्या मैसेजिंग की गई, ये सारे के सारे मुद्दे आपको इस वीडियो के बाद अब सारे क्लियर हो चुके होंगे। धन्यवाद।